आज हम गाइडर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अमेरिका महाद्वीप के सेकेंड पार्ट यानी दक्षिणी भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जो अनुमानित मैप बनाया गया है वो यह एक अनुमानित मैप है कि नियर अबाउट इस तरह का नक्शा बनता है। वैसे नक्शा तो आप लोग जब बनाएंगे उसको देखेंगे कैलेंडर में तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का ये जो नक्शा है वो क्या है, कैसे है, किसमें जो देश हैं, कहाँ कैसे है। ठीक। दूसरा ये है, ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये इसका उत्तरी भाग है, ये इसका दक्षिणी भाग है, ये इसका पूर्वी भाग है और इसका पश्चिमी भाग है। हम जिस महाद्वीप को पढ़ने जा रहे हैं इस महाद्वीप से दो महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। एक जो है वो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर और दूसरा है 23.5 डिग्री दक्षिण में गुजरने वाली रेखा जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। ये दो रेखाएं हैं, यह दो रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। इस जब महाद्वीप का हम पूरा मैप कैलेंडर में देखते हैं, जो ग्लोब में एटलस जिसको कहा जाता है, जब इसमें हम देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि इसका पूरा विस्तार दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह पूरी तरीके से दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसका पूरा विस्तार हमको देखने को मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप जिसमें 15 देश आते हैं, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वें नंबर पर आता है। इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। क्योंकि हम इसके जब उत्तर में देखने को जाएंगे तो उत्तर में हमको ये देखने को मिलेगा कि इसके उत्तर में कैरिबियाई द्वीप समूह है। इसके उत्तर में कैरिबियाई द्वीप समूह है तथा 0 डिग्री से ऊपर जब हम महासागरों को पढ़ते हैं तो उनके साथ उत्तर शब्द जोड़ लेते हैं, उत्तर प्रशांत या उत्तर अटलांटिक महासागर। तो जब हम इसके ऊपर वाले क्षेत्र को इस वाले भाग को पढ़ रहे हैं जिसको उत्तर पूर्व का कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर का विस्तार है। और जब हम 0 से नीचे को पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसके पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक का विस्तार पाया जाता है। फिलहाल उत्तर पढ़ें तो उत्तर में हम दो चीज पढ़ेंगे कि एक कैरिबियन द्वीप समूह है और दूसरा है उत्तर अटलांटिक महासागर। कैरिबियन द्वीप समूह का क्षेत्र ये है और उसके आगे हम उत्तर अटलांटिक, उत्तर अंटार्कटिक महासागर का क्षेत्र पाते हैं। यह महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पनामा नहर से अलग होता है। पनामा नहर से आगे का जो क्षेत्र है, यानी पनामा नहर से उत्तर का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और पनामा नहर से नीचे का जो क्षेत्र है वह सारा क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप में 15 देश आते हैं। इस महाद्वीप में हम 15 देशों को पाते हैं। इनमें देश हैं अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। ये वाला जो भाग है ये भाग ब्राजील का है। इसकी खास बात ये जान लीजिए कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से बड़ा है तथा इस देश की सीमाएं, इस देश की जो सीमा है वह इस महाद्वीप के 11 देशों की सीमाओं से मिलती है। ब्राजील की सीमा
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उन देशों में 11 देशों की सीमाओं से लगती है, जो सबसे ज्यादा अक्सर ये पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमाएं अधिकांशतः देशों से मिलती हैं, तो वह है ब्राजील। ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जाना जाता है। ब्राजील में जो अमेजन के वन पाए जाते हैं वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तथा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है तथा दुनिया की दूसरी बड़ी नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी, वह पश्चिम से निकल करके पूर्व में आकर के गिरती है। यह नदी अपने अत्यधिक चौड़े पाट के लिए, अपने अत्यधिक बड़े बहाव के लिए जानी जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यह देश ब्राजील सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है। अमेजन के वन वह इतने घने और इतने पुराने वन हैं कि उस वन को पृथ्वी का फेफड़ा के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि उससे निकलने वाले ऑक्सीजन जो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 17.5% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और 20% ऑक्सीजन को देता है, यह प्रकृति के लिए एक वरदान की तरह है, जिससे पर्यावरण साफ होता है और मनुष्य को जीने लायक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ब्राजील एक महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट है चिली। चिली जब हम देखते हैं तो चिली की अपनी विशेषता क्या है कि यह देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर सिर्फ लंबाई में ही दिखाई देता है, इसका चौड़ाई में विस्तार बहुत कम पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है जिसको एंडीज पर्वतमाला कहा जाता है, जो वलयाकार पर्वत के रूप में पढ़ा जाता है, इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। और पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीपों में हम पर्वतों को पढ़ते हैं उन सभी पर्वतों में यह सबसे लंबा पर्वत माना जाता है, तथा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अंकाकागुआ। यह दक्षिण में जब हम एंडीज पर्वतमाला को पढ़ते हैं तो एंडीज पर्वतमाला का जो विस्तार है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पाया जाता है, और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित अंकाकागुआ सबसे ऊंची चोटी के रूप में पढ़ा जाता है। यह इसकी सबसे ऊंची चोटी के रूप में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कोलंबिया। उसके बाद इसका एक दूसरा देश है इक्वाडोर। फिर आता है गुयाना। देखिए दो देश हैं, एक गुयाना है और एक फ्रेंच गुयाना है। हमेशा इसको बांट करके पढ़िएगा दो देश के रूप में। फ्रेंच गुयाना का नाम अक्सर आप तब पढ़ते हैं जब यूरोपीय स्पेस एजेंसियां या कोई स्पेस एजेंसी अपने उपग्रह को, सैटेलाइट को, मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में जब प्रक्षेपित करने के लिए इस अंतरिक्ष स्टेशन का प्रयोग करती हैं, तो ऐसे समय में हम इस देश का नाम अक्सर सुनते हैं कि फ्रेंच गुयाना से यह प्रक्षेपण का कार्य संपन्न हुआ है। तो उस समय इस देश का नाम आता है। तो एक देश है गुयाना और एक देश है फ्रेंच गुयाना, दो अलग अलग देश हैं। फिर उसके बाद एक देश है पराग्वे, दूसरा है पेरू। पेरू भी इसके इस तट पर देखा जाता है। ये समझ लीजिए पश्चिमी तट है, इस तट पर इसका विस्तार पाया जाता है। पेरू को हम तब पढ़ते हैं जब मानसून पढ़ते हैं, क्योंकि जो मानसून का उदय होता है
वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इसी तट से दिसंबर के महीने से हम इसको पाते हैं, दिसंबर जनवरी के समय में, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध का होने के नाते इस समय यहाँ पर गर्मी पड़ती है दिसंबर के महीने में, और इस गर्मी पड़ने के नाते जो मानसून या जो बादल उठते हैं वही आगे चल करके वर्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। फिर अगला जो देश है उसका नाम है सूरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो खास बात है वो यह है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यह एक देश ऐसा है जो तेल से संपन्न है और ओपेक देशों का सदस्य। यह ठीक है कि वर्तमान में वह अपने भयंकर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा देश है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जो तेल से संपन्न देश है, खनिज तेलों से, और यह ओपेक का सदस्य देश माना जाता है। फ्रेंच गुयाना जो अभी हमने बताया, त्रिनिदाद एवं टोबैको, और अंतिम है अरूबा। यह कुछ देश ऐसे हैं जो 12 देश जो संयुक्त रूप से आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगे, और 3 देश ऐसे हैं जो आपको द्वीपीय देश के रूप में देखने को मिलेंगे, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश माना जाता है। आपने पढ़ा कि ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है, तथा फॉकलैंड जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश माना जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर स्थित देशों को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें हम एक देश का नाम पढ़ते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। 3 देश 0 डिग्री भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर पर स्थित ये देश पाए जाते हैं, तथा 23.5 डिग्री मकर रेखा पर जिन देश का विस्तार पाया जाता है उनमें है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एवं ब्राजील। ब्राजील क्योंकि क्षेत्रफल में बड़ा होने के नाते उस देश से भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा दोनों रेखाएं उस देश से जाती हुई दिखाई देती हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो यह भूमध्य रेखा पर स्थित राजधानी के रूप में पढ़ा जाता है। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का किस देश की राजधानी एंडीज पर्वतमाला एवं भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो आप लिखेंगे इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो इस स्थल पर स्थित है। इस देश में जो अमेजन नदी है वह 6,575 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। यह नदी ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया एवं इक्वाडोर से होते हुए बहती हुई पाई जाती है। हम चर्चा कर रहे थे कि इसके उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब में क्या क्या स्थित है। तो उत्तर में मैंने बताया कैरिबियाई द्वीप समूह है, कैरिबियन सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और जब हम इसके पश्चिमी तट पर पढ़ने आएंगे तो पनामा के इधर वाले भाग में जो 0 डिग्री से ऊपर वाला हिस्सा है, इस क्षेत्र में हम उत्तरी प्रशांत महासागर को पाएंगे, तथा 0 से नीचे यहाँ तक हम दक्षिणी प्रशांत महासागर को पाते हैं, तथा इसके पूर्वी तट पर 0 डिग्री से नीचे के क्षेत्र को हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से पढ़ेंगे। 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी अटलांटिक के नाम से पढ़ते हैं। हम जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का धुर दक्षिण भाग पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर
हार्न अंतरीप नामक एक स्थल है जहां पर जाकर के दक्षिणी अमेरिका की सीमा समाप्त होती है। यहाँ दक्षिणी अमेरिका की जब सीमा समाप्त होती है, वहां से थोड़ी दूरी पर अंटार्कटिका का स्थलीय क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है। मतलब जहां पर ये सीमा समाप्त होती है और जहां पर अंटार्कटिका का ये सीमा प्रारंभ होता है, तो इस क्षेत्र को ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है, जहां पे समुद्री मार्ग यातायात के लिए खोला जाता है और उससे जो है समुद्री जहाजें आती और जाती हैं। जब हम इस गोलार्ध में घास के मैदान को पढ़ते हैं तो हमें 3 प्रकार के घास के प्रमुखतः मैदान देखने को मिलते हैं। पहला है पंपाज घास का मैदान। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह घास का मैदान गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुखतः माना जाता है। और जो मैदान है, जब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमको मैदान ये पढ़ने को मिलेगा कि एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी तट पर इसके मैदान स्थित हैं तथा इस मैदान के निर्माण में अमेजन नदी का भी बहुत बड़ा योगदान पाया जाता है। तो एक घास का मैदान पंपाज है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। दूसरा घास का मैदान है सवाना घास का मैदान जो वेनेजुएला में पाया जाता है, तथा अल्फाफा घास का मैदान ब्राजील, उरुग्वे एवं अर्जेंटीना के क्षेत्रों में भी इनका विस्तार पाया जाता है। यह महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप के 2 देश बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे 2 ऐसे देश हैं जिन देश की सीमाएं समुद्री सीमा से टच नहीं करती हैं। न तो वह प्रशांत महासागर की सीमा को छूती हैं और न ही वो अटलांटिक महासागर की सीमा को छूती हैं। यह 2 देश हैं जिनको स्थलरुद्ध या डेडलॉक कंट्री कहा जाता है। यह किसी देश के लिए बहुत खराब होता है। आज जब हम लोग दक्षिणी अमेरिका को पढ़ रहे हैं, तो जब हम कल पढ़े थे उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो उन्हें महा अमेरिका कहा जाता है। कहीं कहीं आप देखते हैं कुछ किताबों में एक चैप्टर होता है जो कहते हैं महा अमेरिका, तो उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका तीनों को मिला करके एक अमेरिका के रूप में दिखाया जाता है। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, कहा जाता है लैटिन अमेरिकी देश। इसमें उन देशों को लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है जो मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो उन्हें लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। इनका नाम लैटिन क्यों पड़ा, यह जानने की जरूरत है। लैटिन यूरोप की भाषा है और लैटिन भाषा से यूरोप की कई भाषाओं का जन्म हुआ था। लैटिन भाषा भाषी लोग पुर्तगाली और स्पेनी बहुत बड़ी संख्या में 14वीं और 15वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर आए थे और आने के बाद उन्होंने यहीं रहना प्रारंभ कर दिया और यहीं के मूल निवासी हो गए। उन्होंने इसका नाम उनकी भाषा के आधार पर जिन क्षेत्रों में वो आए और बसे उस क्षेत्र को लैटिन अमेरिकी देश की संज्ञा में इनको लैटिन अमेरिकी देश की संज्ञा प्रदान की जाती है। पनामा नहर से नीचे का सारा क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र माना जाता है और पनामा से ऊपर का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र माना जाता है। यह इनका
परिचय है। जब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ेंगे कि इसकी सबसे बड़ी झील कहाँ है। मरैकेबो झील जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है, और इस झील का विस्तार, इस झील को वेनेजुएला के दक्षिणी भाग में पढ़ने को देखने को मिलता है। दूसरा है टीटीकाका झील। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य माने जिस झील में नौका चलती हो उस झील को नौगम्य झील कहा जाता है। तो यह टीटीकाका झील के नाम से जानी जाती है। इस झील को मीठे पानी का झील भी कहा जाता है। यह झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित पाया जाता है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में पाया जाता है। ज्वालामुखी वह क्रिया होती है जिसका नाम ही ज्वाला मतलब आग और मुखी माने मुख। जब जमीन फटता है, मुख के आकार में जमीन खुलती है और उसके अंदर से पृथ्वी के अंदर ज्वाला है वह जो बाहर निकलती है तो उसको ज्वालामुखी कहा जाता है। यह ज्वालामुखी अंदर से निकली विषैली गैस एवं आग का गोला होता है। जब हम किसी जगह पर काली मिट्टी पाते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इन जगहों पर कभी ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न हुई होगी। यह माना जाता है कि जो पृथ्वी 6 बड़े और 22 छोटे प्लेटों पर स्थित है, इन प्लेटों के बीच दरार उत्पन्न होने से अंदर की ज्वाला जब बाहर निकलती है तो उसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और इसका एक दूसरा रूप है भूकंप। जब इन प्लेटों में आपस में टकराहट होती है, जिसे दूर जाते हैं, तो जो क्रिया उत्पन्न होती है जिससे स्थल पे हलचल देखने को मिलता है, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। तथा इसका एक रूप सुनामी भी है। जब अंदर की आग स्थलीय क्षेत्र पर होती है तो वह ज्वालामुखी होता, आग पृथ्वी पर आती है, ऊंचा टीला बन जाता है। और जब वही आग समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पानी खौलने लगता है और दूर तक जाकर के बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा इंडोनेशिया के पास जो सुनामी आई थी, जिससे भारत का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा प्रभावित हुआ था, और कम से कम पूरे क्षेत्र में इंडोनेशिया से भारत के क्षेत्र में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। वो एक प्रकार का दैविक आपदा के रूप में उसे पढ़ा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। यह नदी वेनेजुएला में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसे हम अटाकामा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, यह वर्तमान में चिली देश में स्थित है। चिली जो अपने अलग प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई नहीं के बराबर, मतलब बहुत उसके जितना लंबा उस हिसाब से चौड़ा नहीं है। और यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में तटीय क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। चिली विश्व तांबे की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। चिली को तांबे के अत्यधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसके नाते उसको यह नाम दिया गया है। तथा दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन के वन इतने पुराने वन हैं कि वहाँ
बड़े ही दुर्लभ प्रजाति के लिए जीव जंतु, सांप, पक्षी ये सब निवास करते हैं, जो दुनिया के किसी अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। इस नाते इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा देश है, जो अपने कहवा के उत्पादन के लिए जाना जाता है और अत्यधिक कहवा के उत्पादन के नाते इसे कहवा का घर भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंध रखती हैं। इस महाद्वीप की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है, इसलिए क्योंकि इसका ज्यादा विस्तार भूमध्य रेखा और मकर रेखा तथा ऊपर वाला हिस्सा कर्क रेखा से अंदर ही होने के नाते इसकी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु कही जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। जब भी हम इनको पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर के पढ़ेंगे, जब ये महा अमेरिका के नाम से जाने जाएंगे और ये अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इसके साथ ही यह आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आप लोगों को जो प्रश्न दिए गए थे उसको अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों के सही आंसर क्या है। उनमें कुछ लोगों ने तो सही लगाया है, लेकिन जो लोग उसमें गलत किए हुए हैं उन्हें बताया जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। धन्यवाद।